Good afternoon, friends. Yes, so we are starting with our CA Foundation batch today. The first batch of new course introduced by ICAI. What is the name of the course? अपने कोर्स का नाम क्या है? CA, बराबर ना? CA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, बराबर ना? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. जिस कोर्स के नाम में ही अकाउंटेंसी है या अकाउंट्स है, तो जाहिर सी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अकाउंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई एम टीचिंग. मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ. बट सीए कर रहे हैं तो वेटेज तो अकाउंट्स को ही रहने वाला है ना. अगर आप सीएस करते रहते कंपनी सेक्रेटरी, तो वहाँ पे लॉ को वेटेज ज़्यादा है. अगर आप सीएमए करते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो सीएमए के कोर्स में कॉस्टिंग पे ज़्यादा फोकस है. तो वैसे सीए में अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस है. So I am here to teach you the most important subject of this course, that is called as accounting. By that way, frankly speaking, this is the subject which you have studied since 11th standard if you are from commerce background. अगर कॉमर्स से हो तो ये एक ही सब्जेक्ट है जो आप 11 से सीखते आए. वैसे इकोनॉमिक्स भी सीखा है 11 से, बट इकोनॉमिक्स वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और फाउंडेशन में भी वो एमसीक्यूज पैटर्न में है और आगे कंटिन्यू नहीं होता. इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लेवल तक ही है. बट मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अब, ये सब्जेक्ट आपको सीए फाइनल तक कंटिन्यू होगा आगे. इट इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू टिल द लास्ट एग्जाम ऑफ सीए एग्जाम, सीए कोर्स. एंड देयर फोर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी थरोली. इस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में अपने को डीप में जाके समझना पड़ेगा. ये तो पूरे कोर्स का बेस ये सब्जेक्ट है. दिस सब्जेक्ट इज बेस फॉर द कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट 100 मार्क का बोल के है, बट जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो इंटरमीडिएट में तो ये सब्जेक्ट कंटिन्यू होगा ही. बट और भी जो सब्जेक्ट्स है वो अकाउंटिंग पे ही डिपेंडेंट है. ऐसे सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे सीखोगे. तो ऐसा नहीं है कि वेटेज सिर्फ एक सब्जेक्ट का मतलब 100 मार्क्स का है, ऐसा नहीं है. वेटेज आगे आगे जैसे जैसे जाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग पे बेस्ड है वो ऐड होते जाएंगे, तो वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. वैसे 11th 12th में आपने जो अकाउंट सीखा, हाउ डिड यू फाइंड दैट सब्जेक्ट? कैसे लगता है आपको सब्जेक्ट? हाउ इज द सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटिंग? सिंपल, एवरेज, डिफिकल्ट? अगर ये ऐसे रैंकिंग करना है तो अकाउंट्स कैसे लगता है? कॉमर्स में थे ना आप लोग? एनीबडी फ्रॉम साइंस? ओ, 3 स्टूडेंट्स, ओके. तो आप लोगों ने तो कुछ और ही सीखा है, राइट? बट एनीवे, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है, आप कैसे रेट करोगे अकाउंट्स के सब्जेक्ट को? सिंपल था, एवरेज था या डिफिकल्ट था? हाउ वाज इट? एवरेज? हम्म. सिंपल नहीं था, एवरेज था. ओके. इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था? इंटरेस्टिंग था. कोई है ऐसा जिसको बोरिंग लगता है सब्जेक्ट? एनीवन? बिंदास बोल सकते हैं बोरिंग लगता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आप ऐसे बोलोगे नहीं, बट अगर किसी को बोरिंग लगता है तो तुम्हारे पास दो ही चॉइस है. दो ही चॉइस है. या तो इसको इंटरेस्टिंग मान जाओ, नहीं तो सीए कोर्स छोड़ दो. अगर सीए कोर्स पढ़ते हुए अगर अकाउंट्स को बोरिंग बोलोगे तो आगे जा ही नहीं पाएंगे, राइट? शादी के बाद में जो भी है एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना. चॉइस नहीं होता ना. तो वैसे है, जब सीए कोर्स में आए हो तो अकाउंट्स को कोई चॉइस नहीं है. देयर इज नो चॉइस फॉर अकाउंट्स. तो अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग ही मानना पड़ेगा. है भी इंटरेस्टिंग. अब क्या है, कैसे सीखते उसके ऊपर भी है. अगर आप उसको प्रॉपर लॉजिक के साथ सीखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. अगर तुम मैकेनिकली सीखने जाओगे तो आप अगर सिर्फ ऐसे समझोगे कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेबिट इधर क्रेडिट इधर, ऐसा सिर्फ मैकेनिकली सीखोगे तो फिर वो धीरे धीरे बोरिंग होते जाएगा. अगर उसको लॉजिकली सीखोगे तो इट इज़ वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. वैसे थ्योरी भी है इसमें, नहीं ऐसा नहीं, थ्योरेटिकल बेस तो हर सब्जेक्ट को होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को. बट इट इज़ मोर ऑफ प्रैक्टिकल. जो लेक्चर का टाइमिंग है एज ऑफ नाउ एटलीस्ट अकाउंट्स का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइमिंग है. आप मस्त पिछले 1 घंटे में मस्त खाना खाए हो, है ना?
जोरदार खाना खा के आए हो, बहुत दिनों के बाद इतना लंबा चौड़ा क्लास होने जा रहा है। ऑलरेडी 3 घंटे तुम क्लास में बैठ चुके हो, अब खाना खाए हो, एसी चल रहा है ना, मस्त एकदम माहौल बन गया है। तो चांसेस है कि एक आधी झपकी लग सकती है, बराबर। तो दोनों को भी चांस है वो, मैंने भी खाना खाया है मेरे लिए भी एसी चल रहा है। तो लेट्स प्रॉमिस आवर सेल्व्स कि आप मुझे सोने नहीं दोगे और मैं आपको सोने नहीं दूंगा। अदरवाइज तो फिर डील करना पड़ेगा कि पहला 1 घंटा आप सो जाओ, फिर 1 घंटा मैं सोता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा। तो जोक्स अपार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड पोस्ट लंच सेशन में द मोस्ट सुटेबल सब्जेक्ट आई वुड से इज अकाउंट्स। मैथ्स भी चलता है इस जगह पे, मैथ्स भी चलेगा। मैथ्स या अकाउंट्स, इसमें से पोस्ट लंच सेशन में आना चाहिए। इस जगह पे इकोनॉमिक्स या लॉ आ गया, फिर तो पक्का सो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही रहेगा यूजुअली ये टाइमिंग पे पोस्ट लंच सेशन में। तो दिस सब्जेक्ट which we are going to deal with now, there are various ways of understanding the accounting concepts. अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स समझे जा सकते हैं। आप कैसे सीखते हो, आपको कैसे सिखाया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी प्रोफिशिएंसी इस सब्जेक्ट में आएगी। जैसे अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट इज, 11th में जब ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है ना, तो मोर ऑफ मैकेनिकल सिखाया जाता है। कैसे करना है ये सिखाया जाता है, क्यों कर रहे हैं ये लॉजिक ही नहीं बताते। जैसे 12th में आपको पार्टनरशिप का टॉपिक था, यू हैड पार्टनरशिप, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, गुडविल का वैल्यूएशन था। अब मेरे को बताओ, गुडविल के वैल्यूएशन में दो मेथड आपने सीखे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसा कुछ था ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे गुडविल ढूंढते थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये सिंपल फॉर्मूला अपने को है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब ये फॉर्मूला सबको मालूम है जो भी 12th पास हुए है, समझो। एवरेज प्रॉफिट प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है या हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है, हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। समझो एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 ईयर्स दिया है, तो गुडविल विल बी 10,000 इंटू 3, 30,000। ये मतलब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं तो भी तुमको आ जाएगा, क्यों, तो तुमको फॉर्मूला मालूम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, उसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है जो प्रॉब्लम में रेडीमेड दिया हुआ होता है, वो क्या है, ये कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस? आई एम श्योर नोबडी, किसी को भी नहीं मालूम है कि क्या रहता है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि व्हाट वी स्टडीड इज हाउ टू डू इट, बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वी आर डूइंग इट। कैसे करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये मुझे मालूम है, अरे बट ऐसा क्यों करना है यही नहीं मालूम है। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक कि क्यों कर रहे हैं, तब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, यू वॉन्ट एंजॉय द सब्जेक्ट। लॉजिक हर चीज के पीछे है, और अगर जो इलॉजिकल है तो वो सीखने की भी जरूरत नहीं है, जो लॉजिकल है वही सीखना चाहिए। एक जोक याद आया इस पे से, लॉजिक पे से। एक प्रोफेसर एक बार लॉजिक पढ़ा रहे थे क्लास में, और वो अलग अलग एग्जांपल्स देके पढ़ा रहे थे कि a is equal to b and b is equal to c, therefore logically a is equal to c, a is equal to b and b is equal to c, so logically a is equal to c। फिर प्रोफेसर्स ने अलग अलग एग्जांपल दिए। this remote is on the table is on the ground, so logically the remote is on the ground। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स दिए। फिर प्रोफेसर ने बच्चों को पूछा कि बच्चों समझ में आया? बच्चे बोले हाँ सर समझ में आया। फिर प्रोफेसर ने एक बच्चे को उठाया और पूछा कि तू एक एग्जांपल दे लॉजिक का। तो बच्चे ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। बच्चा बोला सर, आई लव यू एंड यू लव योर डॉटर। सो लॉजिक, सो पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, हमको अकाउंट्स लॉजिकली सीखना है, लॉजिकली समझना है। तो लॉजिक के साथ समझेंगे ना तो मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। एंड गाइस, सिर्फ सीए बनने तक नहीं, मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, सीए बनने वाले हो, तो यार पूरी लाइफ ही आगे अकाउंट्स में जानी है ना। अपना तो एरिया ही, एक्सपर्टीज ही उसमें है ना अकाउंट्स में। तो इसके आगे की लाइफ पूरी अकाउंट्स में जाने वाली है अपनी। तो अपने लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत क्रुशियल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि
जब भी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उसका बेस अगर स्ट्रांग है, बेस, तो आगे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती जाए अपने को वो जम जाता है, कितना भी कॉम्प्लिकेशन होने दो, बेस अगर स्ट्रांग है तो। बेस स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जाएंगी, फिर वो जमेगी नहीं। यू वॉन्ट कोप अप विथ सच कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, वापस रिपीट करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली 11th 12th में जिस तरीके से बेस बनना चाहिए एटलीस्ट कॉमर्स में, वैसा बनता नहीं है। क्यों? तो अपने पास मैकेनिकल कोचिंग ही ज़्यादा होता है, मैकेनिकल लर्निंग ही ज़्यादा हो रहा है। बट सीए में तो ऐसा चलेगा नहीं। अपने को अगर आगे जाना है तो अपने को अपना बेस स्ट्रांग करना है। और बेस स्ट्रांग करने के लिए इस सब्जेक्ट को बेस से लॉजिक के साथ अपने को सीखना है। सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ये सब्जेक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। सिलेबस वाइज भी अगर देखने जाए तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है बोला तो भी चलेगा। पहला बैच है नए नए स्कीम का, तो इंटरमीडिएट के कुछ चैप्टर शिफ्ट हुए हैं फाउंडेशन में, अकाउंट्स में। कुछ पुराने चैप्टर जो अकाउंट्स में थे वो डिलीट हो गए, जो आज की डेट में वैसे इररिलेवेंट थे, बट एक्चुअली वो टॉपिक्स बड़े सिंपल थे, एग्जाम में मार्क्स देने वाले टॉपिक्स थे वो, बट वो डिलीट हो चुके हैं। और इंटरमीडिएट के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा। जहाँ तक मेरा अंदाज है, अराउंड 220 आवर्स वी विल नीड। 220 घंटे अपने को लगेंगे ये एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, अकाउंट्स के। 220 आवर्स, तो रोज के 2 घंटे बोले तो 110 दिन का कोचिंग होना पड़ेगा। 110 डेज, 110 दिन का कोचिंग होगा तो तब जाके ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो वास्ट सब्जेक्ट है, उतने ही बेसिक में जाके सब चीज़ें सीखनी है। तो जितना टाइम लगेगा उतना टाइम अपन देंगे, कोई गड़बड़ है नहीं। वैसे भी एग्ज़ाम जो है वो जून एंड में है, वी हैव एम्पल टाइम। और बहुत अच्छे से अपन इस सब्जेक्ट को सीखेंगे कि सो दैट जब आप इंटरमीडिएट या फाइनल में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आने चाहिए, कि तो बेस स्ट्रांग है। जनरल मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात की बिफोर डिस्कसिंग द सिलेबस। पहली बार मिल रहे हैं हम लोग तो थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो बात करना और कम्युनिकेट करना। आपके भी माइंड में रहेगा कि ये कैसे है, क्या है, अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आता है नहीं आता है। प्रोफेसर्स के भी माइंड में होता है कि कैसे बच्चे रिस्पॉन्सिव रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, मिस्चुअस रहेंगे, मस्ती करेंगे नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे भी माइंड में होती है। धीरे 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 बैच सेटल होते होते 8 10 दिन निकल जाते हैं, फिर हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानने लग जाते हैं। बट पहला दिन थोड़ा सा ऐसा माइंड कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है दोनों का भी। एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आई एम सी ए सुशील द्वारकादास जी भंडारी, बेसिकली फ्रॉम लातूर। मराठवाड़ा में जो लातूर है वहाँ से हूँ मैं। मेरा स्कूलिंग 10th स्टैंडर्ड तक एंड देन 11th 12th जूनियर कॉलेज लातूर से ही कंप्लीट हुआ है। एंड देन आई केम टू पुणे इन 1999 एंड आई completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे एंड आई completed माई सीए फ्रॉम पुणे ओनली। सीए कंप्लीट होने के बाद मैं यहीं सेटल हो गया। थोड़ा सा अगर मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो जानबूझ के बताना ज़रूरी है। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा कंप्लीट मराठी मीडियम था। आई स्टडीड इन कंप्लीट मराठी मीडियम, नॉट इवन सेमी इंग्लिश। मीन्स ओनली वन सब्जेक्ट वॉज इन इंग्लिश एंड दैट वॉज लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश का जो पेपर होता है उतना इंग्लिश में था कि तो उसको चॉइस नहीं था। तो उतना एक ही सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश में सीखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक। अदरवाइज इवन द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स दोज ऑल्सो आई स्टडीड इन मराठी। मतलब आप जो अल्जेब्रा ज्योमेट्री बोलते वो मैंने नहीं सीखा। मी बीजगणित आणि भूमिती शिकलोय। तो मी जे फिजिक्स, बायोलॉजी आणि केमिस्ट्री म्हणतात ते मी भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र शिकलोय। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा कंप्लीट मराठी मीडियम था। आप में से कोई मराठी मीडियम से है? जय महाराष्ट्र। हाँ, तर मराठी मीडियम के तर घाबरायची काही गरज नाही। सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की मी स्वतः मराठी मीडियमचा आहे, 10वी पर्यंत माझंही मराठी मीडियम होतं। तो 10th तक मराठी मीडियम था। आई लॉस्ट माई मेरिट इन 10th स्टैंडर्ड जस्ट बाय 1 मार्क। द मेरिट क्लोज्ड एट 650, आई गॉट 649, so just by 1 mark. But then in 11th I took commerce, and then in 12th standard in 1999, 25 years before, I stood first in Maharashtra state in commerce. I was first in Maharashtra. Then I came to Pune and I
completed my graduation from BMCC college. So I am graduated from BMCC with distinction, and then at the age of 21 I cleared CA course in 2003, and since then I'm into CA coaching. 2004 के शुरुआत से ही CA कोचिंग में मैं आ गया था. So आपकी बैच चालू हुई है एंड आपकी बैच खत्म होने तक आई विल बी कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ CA कोचिंग. 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे कोचिंग में. So a long journey I have seen in the CA coaching. I have seen so many changes in education pattern. I have seen, मतलब मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2004 में, तो तब ब्लैक बोर्ड और चौक का ज़माना था. खड़ू चौक पीस और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था. उसके बाद फिर ग्रीन बोर्ड्स आए, मार्कर पेन्स आए, वाइट बोर्ड्स आए, एंड देन धीरे धीरे चेंजेस करते करते आज अपन देख रहे हैं कि आज तो बोर्ड्स है ही नहीं क्लास में. देर इज iPad, iTab, there are Wacom writing pads, and we are teaching on this. So 20 साल की बहुत लंबी जर्नी मैंने विटनेस की है. So in those 20 years, whatever I have seen, whatever I have observed, I try कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताऊं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो let's promise ourselves today कि we will be sincere enough, we will be serious enough, we will be dedicated towards our goal, and the goal is not just to pass CA foundation exam but to complete this course. ये कोर्स अपने को कंप्लीट करना है. तो ये जर्नी लंबी है, 5 साल की जर्नी है CA फाइनल होते होते. वो मोमेंटम रखना बहुत ज़रूरी होता है. पहले 2-4 दिन तो बहुत जोश होता है कोई भी चीज़ में. हम जब भी कोई करते हैं, अभी जैसे दिसंबर महीने में हम लोग, और 31 दिसंबर आने वाला है, तो हर 31 दिसंबर को रिजोल्यूशन बनाए जाते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन बोल के. वो कितने दिन फॉलो होते हैं? पहले 2 दिन 4 दिन, है ना. उसके बाद में फिर वो रिजोल्यूशन भी बाजू में गिर जाते हैं, अगला साल आता है नए रिजोल्यूशन बनते हैं. तो वो मोमेंटम जो है ना, वो एंड तक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो वो एंड तक मेंटेन करने के लिए जो भी ज़रूरी एफर्ट्स लेने हैं, वो एफर्ट्स हम लेंगे. एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि मेरा इतने सालों के बाद का एक्सपीरियंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि CA बनने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड रहे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. कि आप बहुत कुछ लोग इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, 90%, 95%, आजकल तो 100% भी आते हैं. तो बहुत ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लेके आते हैं, और तो वो टैलेंटेड है तो वही CA बन सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है कि जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेने के लिए जो रेडी है, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है. सिटिंग कैपेसिटी जितनी आपकी ज़्यादा रहेगी, एक जगह पे बैठ के आप जितनी देर पढ़ाई कर सकते हो, ये कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है वो पक्का CA बन जाएगा. मेरे साथ में कुछ लोग लातूर से आए थे, मेरे क्लासमेट्स, जो मेरी तरह ही मेरिट में थे, बट वो फाउंडेशन की एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाए, एंड दे रिटर्न बैक टू देयर होम टाउन. वापस चले गए वो, जबकि उनके 12th स्टैंडर्ड में परसेंटेजेस 90, 95 ऐसे थे. बट स्टिल दो स्टूडेंट्स फेल्ड, दे कुड नॉट क्लियर फाउंडेशन एग्जाम ऑल्सो. और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 50% है 12th में, बट दे क्लियर्ड CA एग्जाम, वो CA बन गए. तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेडिकेटेड एफर्ट्स विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, अगर ये है, कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलरिटी, अगर रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप ले रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो ऑब्वियसली यू विल बिकम CA. आप सब लोगों को किसी ने न किसी ने तो बताया रहेगा CA कर रहे तो CA इज टफ. बताया नहीं? नहीं बताया तो मैं बताता हूँ, इट इज टफ. आज पहला दिन है, बोल तो गुड़ी गुड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसा नहीं ना. थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रहना पड़ेगा. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मतलब 140 करोड़, 140 करोड़. CA कितने हैं? 4 लाख है. 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 4 लाख CA है. वैसे देखे जाए तो बहुत कम है ना नंबर. बट मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि देखो, जो चीज़ें अपने को निगेटिविटी में ले जाएगी उस पर हमने फोकस करना ही नहीं चाहिए. वी शुड नॉट फोकस ऑन निगेटिव साइड, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव साइड. देखने वाले की नज़र इंपॉर्टेंट होती है. ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, क्या दिखता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना. मैं बोलता हूँ काय को 140 करोड़ पे फोकस कर रहे हैं, 4 लाख पे फोकस करो ना. इंडिविजुअली 4 लाख का नंबर कम है क्या? इंडिविजुअली 140 करोड़ में 4 लाख बहुत कम है, और 4 लाख कम है क्या?
इंडिविजुअली देखेंगे तो नहीं, तो 4 लाख लोगों ने किया तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ये पॉजिटिविटी इसमें से लो, एट द सेम टाइम थोड़ा सा रियलिस्टिक रहते हुए। कोर्स टफ है, और टफ है तो फिर उसके रिटर्न्स भी वैसे मिलेंगे ना। सीए बनने के बाद आज जो सोसाइटी में इमेज बनता है, मैं पैसे की तो बात करूंगा ही नहीं, कोई सीए आज ऐसा है नहीं जो रोते बैठा है कि मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो तो छोड़ दो, वो तो बात करेंगे भी नहीं अपन। बहुत ब्राइट फ्यूचर है सीए का, उसमें कोई डाउट नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा सोसाइटी में जो इमेज होता है कि अरे ये सीए है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इट मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से भी नहीं मिलती, इसलिए जो मैंने चीज़ बोली, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स विथ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। पेशेंस भी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का सीए बन जाओगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट, लेट्स गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट, पहले सिलेबस समझ लेते हैं पूरा, देन वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल लर्निंग। सो गाइज, सीए फाउंडेशन का न्यू स्कीम का ये पहला पेपर है। हंड्रेड मार्क्स पेपर, 100 मार्क का पेपर है। ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला पेपर है। क्या है ना, पहला पेपर अच्छा गया ना, तो आगे के पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो ना, जब ओपनिंग अच्छी मिलती है क्रिकेट मैच में, ओपनर्स अगर रोहित शर्मा जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेला है, तो उसने ओपनिंग एकदम जोरदार दी, तो आगे के प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं आया ना, वो फिर फ्रीली खेल पाए। वैसा ही है कि फर्स्ट पेपर अकाउंट्स है, ये पेपर अगर अच्छे से गया तो फिर बाकी के पेपर्स के लिए ना वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वो एक सपोर्ट होता है, एक माइंडसेट होता है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट आ जाता है कि हाँ भाई, पहला पेपर अच्छा गया, आगे के भी जाएंगे। तो इसलिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस क्या है वो समझ लेते हैं। आई होप यू हैव कैरीड द नोटबुक्स। लिख लो सिलेबस। The first topic which we are going to study is preliminary. Yes, preliminary में क्या है, तो 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंट्स आपने सीखा है, वो अकाउंट्स का रिवीजन है एक तरीके से। आप लोगों ने 11th में सीखा रहेगा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है अकाउंटिंग का। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में देर आर टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय गिविंग टू इफेक्ट्स, वन डेबिट इफेक्ट, अनदर क्रेडिट इफेक्ट। आप लोगों ने देख सीखा रहेगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, व्हाट यू कॉल एज ट्रेड ट्रांजेक्शंस, are first recorded in journals. First we record them in journal. From journal the posting is done in ledger. From ledger those are summarized in the form of trial balance. And then on the basis of trial balance, finally at the end of the year we prepare final accounts. ये सारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है डबल एंट्री के अंडर की, तो ये जो सारे आपने कंटेंट सीखे हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में, जो आपने सेपरेट टॉपिक बोल के सीखे हुए, जर्नल, लेजर, फिर वापस उसमें सब्सिडियरी बुक सीखे रहेंगे आपने, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, जर्नल प्रॉपर, ट्रायल बैलेंस, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स। तो ये जो 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन है, अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट आते हैं, वो भी हमको 11th में सिखाए जाते हैं, अलग अलग टर्म्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने 11th में सीखी है वो अपने सिलेबस में फिर से है। सो दैट आई एम रेफरिंग एज प्रिलिमिनरी।
कि अकाउंट्स का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली। तो अप टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का जो पार्ट है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है, जर्नल से लेजर में जा रहा है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन रहा है, यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वी विल बी रिवाइजिंग इन द टॉपिक ऑफ प्रिलिमिनरी, जिसमें हम अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज preliminary topic wherein we will be revising 11 standard accounts. Then we have topic of bank reconciliation statement, BRS. Bank reconciliation statement. ये आपके 11th में था BRS? 11th में सिखाया था क्या? नहीं था? नहीं, सिलेबस में तो है 11th के, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ सिखाया या नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, सिखाया रहेगा भी नहीं भी सिखाया तो भी स्टिल आई एम गोइंग टू टीच इट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव इज BRS। Guys, tell me one thing, can we today imagine our business without banks? बिना बैंक के हम बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं? पर्टिकुलरली 2016 के बाद, मतलब डीमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन के बाद में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने लग गए। कोविड पीरियड में तो उसमें और भी सर्ज हो गया, और भी बढ़ गए डिजिटल ट्रांजैक्शंस। कोविड में सब चीज़ें बंद थी, कैश ट्रांजैक्शंस दिन ब दिन कम होते गए, और आज तो अपन देखते कि वहाँ सब्जी वाले के पास भी QR कोड होता है, और हम कुछ भी खरीदते हैं तो तुरंत हम सब्जी के पैसे भी हम QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर देते। तुम्हारा जीपे, पेटीएम, क्या क्या है, अलग अलग जो चैनल्स है डिजिटल पेमेंट्स के। आप सब्जी वाला क्या, आप पान खाने जाओ खाना खाने के बाद में तो पान वाले के वहाँ QR कोड लगा हुआ है, चाय पीने जाओ तो चाय के ठेले पे इतने से छोटे से गाड़ी पे QR कोड लगा हुआ है। तो कैन वी इमेजिन टुडे आर बिजनेसेस विदाउट बैंक्स? बिना बैंक्स के हम बिजनेस इमेजिन भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंकिंग चैनल आर वेरी कॉमन, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बहुत कॉमन है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि समझो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, आई हैव बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन्स है किसके? मेरे अकाउंट होल्डर के ना ये ट्रांजेक्शन्स। मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो वो ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं बैंक के थ्रू वो है मेरे, बट कर कौन रहा है? बैंक कर रहा है मेरे बिहाफ पे। तो ट्रांजेक्शन्स बिलोंग टू अकाउंट होल्डर, बट दोज आर डन बाय बैंक। अब होता ये है कि ट्रांजेक्शन्स अगर मेरे है, इफ दोस ट्रांजेक्शन्स बिलोंग टू मी, तो नेचुरली उसका रिकॉर्ड मैं रखूंगा ही, बट वो कर कौन रहा है? बैंक। तो बैंक भी तो रिकॉर्ड रखेगा ना कि सुशील भंडारी के बिहाफ पे ये ट्रांजेक्शन्स हमने किए। तो समझ के लो, दो अलग अलग पार्टीज है, एक है अकाउंट होल्डर, एक है बैंक। ट्रांजेक्शन्स है अकाउंट होल्डर के, बट कर रहा है बैंक। तो ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अकाउंट होल्डर भी रखता है और बैंक भी रखता है। अकाउंट होल्डर के बुक्स में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में, बैंक के बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, जिसका एक कॉपी दिया जाता है अकाउंट होल्डर को, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं पासबुक। तो एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। ये दोनों में सेम ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में होंगे वही रिकॉर्ड पासबुक में भी होंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बावजूद टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से दोनों में का बैलेंस कई बार मैच नहीं होता, जबकि लॉजिकली बैलेंस तो सेम ही दिखना चाहिए ना अगर सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे तो। बट होता क्या है, कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पहले रिकॉर्ड होते कैश बुक में, बट पासबुक में रिकॉर्ड होते होते टाइम लग जाता है। या उल्टा भी हो सकता है, पासबुक में पहले रिकॉर्ड हुए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहां पे डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस जो आता है उसको रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव। ICAI के अभी तक के
हुए हुए सारे एग्जाम्स में, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इन एवरी एग्जाम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन बीआरएस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको सीखने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब आप लोगों ने बाई चांस किसी ने सीखा है क्या 11th में? किसने किसने सीखा हुआ है? दो दो ही स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स? अच्छा, बाकी लोगों को पढ़ाया नहीं कॉलेज में? अच्छा हो गया, चलो मैं पढ़ाऊंगा, वही सही है। सो वी विल बी स्टडिंग दिस इन अ वेरी यूनिक मैनर, बहुत यूनिक तरीके से सीखेंगे। थोड़ा सा डांसिंग स्टेप्स है उसमें, सी बी बैल, पी बी बैल, बैल बैल, सी बी ओ डी, पी बी ओ डी, ओ डी ओ डी। थोड़ा एक अलग यूनिक तरीके से इस टॉपिक को हम सीखेंगे, बी आर एस। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ rectification of errors. Rectification of errors. Guys, errors are very common. Errors are unintentional mistakes. अनजाने में हुई हुई गलतियां. In every walk of life, we come across errors. अपने लाइफ में अपन कई बार एरर्स करते हैं, तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस। अकाउंटिंग में भी गलतियां होती है। बहुत ही बेसिक अगर मैं एकदम ऐसा एग्जांपल दूं, तो लेट्स से आई वांटेड टू राइट 7,800। आई वांटेड टू राइट 7,800। मेरे को लिखना था 7,800, बट गलती से क्या हो गया, मैंने 8,700 लिख दिया। ये तुम्हारे साथ कभी ना कभी हुआ रहेगा। 11th 12th में भी जब आप अकाउंट सॉल्व किए या मैथ्स भी सॉल्व करते हो, कभी तो भी ऐसा हुआ रहेगा ना, लिखना रहता है एक अमाउंट, लिख देते गलती से दूसरा। तो अकाउंटिंग करते वक्त भी ये हो सकता है ना कि अमाउंट लिखना था 7,800, गलती से लिख दिया 8,700। जहां तक मुझे नॉलेज है, 11th 12th में कैलकुलेटर का यूज अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। तो अकाउंट्स के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे अपने एग्जाम में बोलो या इन जनरल क्लासेस में बोलो, कॉलेज में बोलो, तो टोटलिंग आपने मैन्युअली की रहेगी। उसमें कभी गलती हुई या नहीं हुई? टोटलिंग में होते ही है, होते ही है मिस्टेक्स, राइट? सो टू एयर इज ह्यूमन। गलती इंसान से ही होती है, ऐसे बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में भी कॉमन है गलतियां होना। इट इज वेरी कॉमन, वी कम अक्रॉस द एरर्स इन अकाउंटिंग। लेट्स से देयर इज अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टी नेम्ड एज पाटिल। पाटिल नाम के एक इंसान से अपने को चेक मिला, पाटिल नाम के इंसान से। तो क्या एंट्री होनी चाहिए चेक मिला तो? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम पाटिल? बैंक अकाउंट डेबिट टू पाटिल अकाउंट, बट रॉन्गली आई क्रेडिटेड इट टू पटेल अकाउंट। चेक आया था पाटिल से, गलती से रिकॉर्ड हो गया पटेल के अकाउंट में। अब क्या हो गया ना, पाटिल एंड पटेल नाम रिजेंबल हो रहे हैं ना, तो उस वजह से कंफ्यूजन में क्या हो गया, पाटिल के अकाउंट में इफेक्ट देने के बजाय मैंने इफेक्ट दे दिया पटेल के अकाउंट में, तो गलती हो गई ना। दिस इज एरर। देशमुख के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, गलती से देश पांडे के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। अब देशमुख देश पांडे, देश देश तो कॉमन है, मुखन पांडे सिर्फ अलग है। सो गलती से देशमुख के अकाउंट में इफेक्ट देने के बजाय देश पांडे के अकाउंट में इफेक्ट चला गया। कॉमन एरर से ही है, वी कम अक्रॉस सच एरर्स कॉमनली। कई बार ऐसे होता है कि इफेक्ट देना रहता है डेबिट, दे दिए क्रेडिट, या क्रेडिट देना रहता है, दे दिया डेबिट। सो दीज आर कॉमन अनइंटेंशनल मिस्टेक्स विच वी कम अक्रॉस इन अकाउंटिंग। तो ये जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स है वो होते ही है। तो कौन से वो एरर्स है, टाइप्स ऑफ एरर्स, एंड फाइनली एरर्स है, गलती है, तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तो हाउ टू रेक्टिफाई दोज एरर्स इज टॉट इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि ये गलतियों को सुधारना कैसा है, हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। दैट वी विल बी स्टडिंग इन द टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत बढ़िया है, मतलब तुम लोग जो साइंस से आए हुए हो ना, अच्छा हो गया तुम जल्दी डिसीजन ले लिया और इधर आ गए। अब तुम जिंदगी जीना सीखोगे। हमारे पास कॉमर्स में पहले दिन से हम लाइन मारते, बराबर ना? लाइन मारते ना रे। मैं अकाउंट्स का प्रोफेसर है, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, है ना? तो कॉमर्स लाइन मारना सिखाता है। नॉट ओनली दैट,
कॉमर्स बोलता है गलतियां करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेक्टिफिकेशन वी विल बी डूइंग इट, हम उसको रेक्टिफाई भी कर देंगे। थोड़ा सा साइंस से मेरे को थोड़ा, मेरा पर्सनल झगड़ा है, इसलिए मैं हंसी मजाक थोड़ा ज़्यादा उड़ाता हूँ, बट एनीवे अब आप लोग कॉमर्स में हो तो आप हमारे साथ ही हो। साइंस का मेरा कभी जमा ही नहीं। 5th स्टैंडर्ड में पहली बार जब साइंस सब्जेक्ट आया, वो क्या, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, वो लैब में लेके गए, लैब में, हम वो लैब में लेके गए ना, इतनी गंदी स्मेल आई वहां पे जाने के बाद वो लैब में, तब से वो नफरत बैठी हुई है साइंस को लेके। और और मेरे को समझता ही नहीं था कुछ, तो लिटमस टेस्ट एक होता था, लिटमस, कुछ तो ब्लू का रेड, रेड का ब्लू, वो तो क्या मैजिक शो लगाया क्या रे, क्या ब्लू का रेड, झेपाश नहीं मेरे को कभी, आई नेवर अंडरस्टूड, वो तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी वो सब्जेक्ट में। तो 10th में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने साइंस नहीं लिया, फिर तो समझता ही नहीं था मेरे को, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं था। और थोड़ा एक ऑफ द रिकॉर्ड जाके बात करें तो क्या है ना, अपने पास अब चेंज हो गया, अब नहीं रहा वैसे, बट एक पहले माइंडसेट था कि जो होशियार बच्चे रहते वो जाते साइंस में, और जो बचे हुए रहते अरे गहरे वो कॉमर्स में आते। मेरे को इसका बहुत गुस्सा आता है, अभी भी मेरे सामने अगर किसी ने ऐसे बोला ना, झाप देता मैं। हाँ, अरे ऐसा थोड़ी है यार, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स थे 10th में, मेरा किसी भी कॉलेज में नंबर लग सकता था, मेरा चॉइस था, मैं कॉमर्स में आता हूँ यार। और कॉमर्स में आए हुए क्या सब अरे गहरे रहते क्या? आप अरे गहरे हो? बिल्कुल भी नहीं यार, अरे बाई चॉइस आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर हर स्ट्रीम का अपना इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हर हर स्ट्रीम का अपना इंपॉर्टेंस है ना, बट जो भी है कॉमर्स भारी है। इन कॉमर्स वी कम अक्रॉस एरर्स एंड आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू रेक्टिफाई दोज एरर्स, रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में। देन वी हैव टॉपिक ऑफ अच्छा, मैं पूछना भूल गया आपको, विनोद सर ने कोर्स के बारे में पूरा बता दिया ना मैथ्स के लेक्चर में? कोर्स कैसा क्या है, 4 सब्जेक्ट, ये सब वो सब हो गया ना? मैंने फिर रिपीट नहीं किया, मैं यही प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सर ने बता दिया रहेगा। 2 MCQs के पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये सब मालूम है ना आपको? फिर आई एम नॉट रिपीटिंग दैट अगेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड promissory notes, bills of exchange and promissory notes। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड में थे, कॉमर्स किए 11th 12th, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक तो सिखाया रहेगा 12th में, ये ऑप्शन में था। हाँ बट सिखाया तो रहेगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज। बट मेरे हिसाब से 12th स्टैंडर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे। अच्छा, ऑप्शन में था तो सिखाया नहीं, फिर क्या पढ़ाया 12th में? नहीं सिखाया बिल ऑफ एक्सचेंज? अच्छा, जनरल ऊपर ऊपर से बता दिया सर। ओके गाइस, वी कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस बोले जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जहां पे इमीडिएट सेटलमेंट इज डन इन कैश। लाइक फॉर एग्जांपल से, आई परचेस्ड गुड्स ऑन कैश, मतलब क्या कि मैंने गुड्स परचेस किए तुरंत पे कर दिया। और दूसरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वेयर आई परचेस्ड गुड्स ऑन 2 months क्रेडिट। इसका मतलब मैंने जिससे भी गुड्स खरीदे हैं उसकी जो वैल्यू मैंने पे करनी है वो मैं 2 महीने बाद पे करूंगा, क्रेडिट पे परचेस किए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर वेरी कॉमन इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जाओ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कॉमन है। अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन्स जिस मोमेंट पे होते हैं उस मोमेंट पे उसका सेटलमेंट नहीं होता, इट्स सेटलमेंट इज डन ऑन अ फ्यूचर डेट। सेटलमेंट इज ऑन अ फ्यूचर डेट। सेटलमेंट अगर फ्यूचर डेट पे है तो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने आज गुड्स परचेस किए लेकिन सेटलमेंट 2 महीने बाद होने वाला है, 2 महीने बाद सेटलमेंट हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना पड़ेगा ना सेटलमेंट के लिए।
Such documentary evidence for settlement of credit transactions is created in the form of negotiable instruments. Negotiable instruments का मतलब होता है instruments which can be transferred from one person to another person. Negotiable का dictionary meaning is transferable. इंडिया में negotiable instruments are governed under Negotiable Instruments Act 1881. 1881 का लॉ है, मतलब ब्रिटिश पीरियड का लॉ है, एंड उस एक्ट के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड है. देयर आर 3 कॉमनली यूज्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया. 3 कॉमनली यूज्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है. चेक्स, चेक बैंक का चेक, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स. तो इसमें से चेक के ट्रांजेक्शन्स तो आपको सबको मालूम है, मतलब वो सिखाया नहीं सिखाया वो बात ही नहीं है ना रे. बैंक का अकाउंट अगर है तो चेक के ट्रांजेक्शन तो सबको मालूम है ना. तो चेक, ये कंसेप्ट तो सबको मालूम है, बैंक का चेक. बट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये प्रैक्टिकली अभी तक आपने देखे नहीं रहेंगे या सीखे नहीं रहेंगे, या सिखाया भी है तो जैसे वो बोल रहा था कि ऊपर ऊपर से सिखाया हुआ है. तो डिटेल में जाके, डीप में जाके दो टर्म्स अपने को समझने हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर. प्रोमिसरी नोट्स का मतलब क्या है. बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अलग अलग टाइप की बिल्स हम बात करेंगे. ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, ये क्या होते हैं, इनका अकाउंटिंग कैसे होता है, डिस्टिंक्शन क्या है. सो something very unique, something different you will be studying in this topic. So bills of exchange and promissory notes. Then we have topic of depreciation. Depreciation. Guys, who is the owner of this bottle right now? Me. बराबर ना, मतलब मेरा एसेट है नहीं है. एंड हु इज द ओनर ऑफ दिस कंप्यूटर? मैं. बराबर ना. तो ये कंप्यूटर भी मेरा एसेट है और ये बॉटल भी मेरा एसेट है, तो ये दोनों मेरे एसेट हो गए. इवन दिस कंप्यूटर एज वेल एज दिस बॉटल. क्या फर्क है दोनों में? दोनों एसेट है मेरे, दोनों में फर्क क्या है? प्राइस वैल्यू है, ठीक है. और ये जो है ये फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म में यूज होने वाला है, और ये करंट एसेट है. इसको करंट एसेट इन्वेंट्री बोलेंगे ना अपन, पानी के बोतल से, बराबर ना. तो ये क्या हो गया, करंट एसेट है. एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो व्हाट यू सेड, फिक्स्ड एसेट. नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ही ये होता है द एसेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स. 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए अगर आप यूज करने वाले हो तो वो हो जाते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स. अभी एग्जांपल के तौर पे अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो आपका टू व्हीलर फिक्स्ड एसेट हो गया. अगर आपके घर पे कार है तो कार फिक्स्ड एसेट हो गया. घर में टीवी है, फिक्स्ड एसेट हो गया. चलो क्लासरूम की बात करें, ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है. ये एसी लगे हुए हैं, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है. ये बेंचेस है, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है. ये कैमरा लगा हुआ है रिकॉर्डिंग का, ये फिक्स्ड एसेट है. ये साउंड सिस्टम है, दिस इज फिक्स्ड एसेट. ये कंप्यूटर है, ये फिक्स्ड एसेट है. ये सारे फर्नीचर फिटिंग्स, ये जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स है. इसका मतलब ये होता है कि ऑल दीज एसेट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए वो यूज होने वाले हैं. अब मेरे को बताओ बेटा, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि ये कैमरा है, ये कैमरा मैंने लेट्स से 50,000 रुपए में खरीदा. आई बॉट इट फॉर 50,000 रुपीज. अब इसका यूजफुल लाइफ, अगेन लेट्स अज्यूम यूजफुल लाइफ 5 साल है. तो 5 साल यूज करने वाला हूं मैं उसको. तो मेरे को बताओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे यूज होता जाएगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बढ़ेगी या कम होते जाएगी? ऑब्वियसली कम होते जाएगी. There will be reduction in the value of fixed asset after its usage. So such reduction in the value of fixed asset is called as depreciation. उसको बोलते हैं depreciation. Reduction in the value of fixed asset is called as
डेप्रिसिएशन, एक्चुअली टॉपिक का नाम जो इंस्टीट्यूट ने दिया है ना वो है डेप्रिसिएशन एंड amortization. Now, frankly speaking, depreciation and amortization, both of these are synonyms. ये दोनों सेम ही मीनिंग है, इनका सेम मीनिंग है. फर्क सिर्फ इतना है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए amortization वर्ड यूज होता है. कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स? गुडविल, वेरी गुड. और पेटेंट्स, यस. और कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, गुडविल, ये सारे क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है. तो बेटा हर फिक्स एसेट पे रिडक्शन इन वैल्यू आता है, फिर वो टेंजिबल रहो इंटेंजिबल रहो. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिडक्शन को बोलते डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल के रिडक्शन को बोलते अमोर्टाइजेशन. तो दोनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ टेंजिबल के लिए वर्ड यूज हो रहा है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल के लिए यूज हो रहा है अमोर्टाइजेशन. तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है. हाउ डू वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड हाउ डू वी अकाउंट फॉर दैट डेप्रिसिएशन, दैट विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक. मुझे लगता है ये तो 11th में था डेप्रिसिएशन का टॉपिक. बिल ऑफ एक्सचेंज 12th में था बट डेप्रिसिएशन 11th में ही था. यस. साइंस बैकग्राउंड के बच्चों आप चिंता मत करो बेटा, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ 11th में था 12th में था डजेंट मीन कि मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ. मैं हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी. 11th 12th में हुआ भी है तो भी मैं सिखाने वाला हूँ. बट साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को शायद उस दिन जो थे पहले दिन, उस दिन हमने बोला भी था, पूछा भी था, आप लोगों ने बेसिक अकाउंट्स किया है? तीनों ने भी? कहाँ से किया है बेसिक अकाउंट्स? अच्छा, प्रशांत सर का ही किया है, लोकल किया है? नहीं, कहीं से भी करो बट किया हुआ है ना. वो तो डेबिट क्रेडिट ये जनरल आइडिया है ना. क्या क्या सीखा तुमने वहां पे? अच्छा, ये सब पढ़ाया है, जर्नल के दो इफेक्ट्स और ये सब पढ़ाया है ना. तुमने कहाँ से सीखा? प्रशांत सर का लिया था ना. हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. देख लिए सारे लेक्चर्स हो कितने? 27 28 लेक्चर है ना. 21 लेक्चर्स है, वो देख लिए सारे. हाँ 27 है, 21 हो चुके हैं, बचे हुए कंप्लीट कर लो. तो कितने देखे हो गए? सारे हो गए? समझ में आया सब? हाँ. तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाने ही वाला हूँ बट क्या है ना कि ये बाकी सब लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड है तो इनको एटलीस्ट डेबिट क्रेडिट की आइडिया है. आप साइंस के हो तो अब आपको अगर वो लेक्चर्स देखे या लोकल में सीखा है तो अब उतना तो अंडरस्टैंडिंग आ गया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. Then we have topic of inventories. Inventories मतलब क्या? स्टॉक. Inventories means स्टॉक. फाइनल अकाउंट्स तो सबने सीखा कि फाइनल अकाउंट्स भी ऑप्शन में था. फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन में नहीं रहता. 11th में सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स था, 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स था. सारे फाइनल अकाउंट्स के सम्स में सारे एक एडजस्टमेंट कॉमन थी, क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या देते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में. क्रेडिट नहीं रहे, एसेट साइड में. हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे. ये ट्रीटमेंट सबको मालूम है लेकिन ना वो रेडीमेड वैल्यू दी हुई रहती है प्रॉब्लम में. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 5 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 1 lakh, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 20 lakhs. ऐसी वैल्यू दी हुई रहती है ना. वो फाइनल अकाउंट्स में वैल्यू दी हुई रहती है बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में वो वैल्यू आती कैसे है? हाउ डू वी वैल्यू द इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? दैट इज गिवन इन दिस टॉपिक. ये टॉपिक में दिया हुआ है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है और उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं. अपने को फाइनल अकाउंट्स में रेडीमेड वैल्यू दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल के, बट रियल लाइफ में रेडीमेड वैल्यू तो आएंगी नहीं ना. नहीं तो इमेजिन करो गोडाउन में गए ना, अचानक सामने खाली फिगर आ जाती है इतना वैल्यू है, ऐसे तो नहीं होगा ना. गोडाउन में जाने के बाद जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन अपने को करना पड़ेगा.
तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, दैट विल बी स्टडीड इन दिस टॉपिक ऑफ इन्वेंट्रीज। बहुत यूनिक यूनिक मेथड्स है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, रिटेल प्राइस मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अलग अलग बेसिस है वैल्यूएशन के, तो बेसिस अपने को सीखने हैं। सो वी विल बी स्टडिंग द टॉपिक ऑफ इन्वेंटरीज। देन we have topic of sole proprietors final accounts। sole proprietors final accounts। आप मेरे को बताओ, हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कैरी आउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं ये देखना भी पड़ेगा ना। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस चलने वाला है तो लॉन्ग टर्म में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ता है। इसीलिए हर 12 महीने बाद, आफ्टर एवरी सिंगल ईयर, वी क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वी ड्रॉ आवर फाइनल अकाउंट्स। हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं सो दैट साल भर के जो भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो वो सफिशिएंट है या नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है या कम है, ज़्यादा है। लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है। बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अपने को समझ में आए कि अपने एसेट्स कौन से, अपने लाइबिलिटीज कितने हैं, लाइबिलिटीज में अपना खुद का कैपिटल कितना है, बाहर से लिए हुए लोन्स कितने हैं। ये सारी चीजें समझ में आने के लिए वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। सो दैट टॉपिक इज देयर। फाइनल अकाउंट्स में से हर ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं, सोल प्रोपराइटर के भी बनते हैं, पार्टनरशिप के भी बनते हैं, कंपनी के भी बनते हैं। अपने सिलेबस में सोल प्रोपराइटर्स फाइनल अकाउंट्स है। सिंगल प्रोपराइटरी कंसर्न बोलते हो जिसका सिंगल ओनर होता है, ऐसे बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो सोल प्रोपराइटर्स फाइनल अकाउंट्स। देन वी हैव टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स सबसे बड़ा टॉपिक अपने सिलेबस का, और इंस्टीट्यूट ने पहले पार्टनरशिप को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फाउंडेशन में कुछ पोर्शन कवर किया था और इंटरमीडिएट में बचा हुआ पोर्शन था। बट ये नए स्कीम में क्या किया है ना इन्होंने, आईसीएआई ने, इंटरमीडिएट का जो पोर्शन था पार्टनरशिप का वो वहां से डिलीट हो गया। पूरा की पूरा पार्टनरशिप ऑफ फाउंडेशन में, पूरा की पूरा पार्टनरशिप मतलब जो लोग स्टेट बोर्ड में सीखे हुए हैं 11th 12th और कॉमर्स में, तो कॉमर्स में पार्टनरशिप के क्या क्या टॉपिक थे आपके? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप था पहले, इंट्रोडक्शन एंड फाइनल अकाउंट्स बोल के था, बराबर ना। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी था, बराबर ना। ये पूरा की पूरा एक ही टॉपिक में कवर कर दिया फाउंडेशन में, पूरा की पूरा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग ये एक टॉपिक नहीं, ये 4 टॉपिक्स है। दिस टॉपिक इज इक्विवेलेंट टू 4 टॉपिक्स बिकॉज एडमिशन इटसेल्फ इज अ टॉपिक, retirement itself is a topic, death itself is a topic and dissolution again it is a topic। ये चारों को मर्ज करके पार्टनरशिप अकाउंट बोल के एक टॉपिक बोल के इंस्टीट्यूट ने दे दिया है। वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा। और तो मैं कितना भी कट शॉर्ट करूं, कितना भी कट शॉर्ट करूं,
तो भी मुझे लगता है अराउंड 35 से 40 प्रॉब्लम तो अपने स्टडी मटेरियल में ही है इसके, वो सॉल्व करने पड़ेंगे क्लास में। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस तो अलग है। तो सबसे बड़ा टॉपिक है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। एज फार एज माई कैलकुलेशंस आर कंसर्न, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अराउंड 35 आवर्स इसको लगेंगे। बोल तो 17 से 18 दिन यही टॉपिक चलने वाला है, इतना बड़ा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और ऑब्वियसली इस पे वेटेज भी ज़्यादा रहेगा। 20 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट करो। आउट ऑफ 100 20 मार्क इसके ऊपर आएंगे, 20 मार्क्स। तो इतना बड़ा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। Then the topic of single entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम, अब मुझे याद नहीं है बट 3 साल 4 साल पहले तक तो ये टॉपिक था 11th में या 12th में कहीं तो भी। 11th में तो अभी भी है। नहीं सिखाया नहीं सिखाया अगली बात है, बट सिलेबस में है क्या अभी भी? सिखाया है सिंगल एंट्री, क्या बात है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स, वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है बोला तो भी चलेगा। नाउ इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू द सिलेबस ऑफ फाउंडेशन, नहीं तो ये पिछले एग्जाम तक, पिछले बैच तक ये इंटरमीडिएट में था। दिस वाज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस, बट नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू फाउंडेशन। तो नाउ वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक इन फाउंडेशन। तो स्टूडेंट्स एंजॉय दिस टॉपिक, मजा आता है ये टॉपिक में, डिटेक्टिव स्टोरीज की तरह है। फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है सीआईडी की तरह, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो दी है उस बेसिस पे बची हुई इन्फॉर्मेशन ढूंढना रहता है। तो दिमाग का काम है, जिसको अकाउंटिंग बेसिक से समझा हुआ है उसको फटाफट चीजें समझ में आती है। एंड यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। देन वी हैव टॉपिक ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। 12th में था ना एनपीओ आपको कॉमर्स में? यस, एनपीओ टॉपिक। लेकिन क्या था 12th स्टैंडर्ड में ना, आपके स्टेरियोटाइप प्रॉब्लम्स थे। स्टेरियोटाइप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट था प्रॉब्लम का भी एंड आंसर का भी। आपको प्रॉब्लम में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहता था, एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को बोलते थे, रिसीट पेमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता था। यहाँ पे वैरायटी है फाउंडेशन में। आपको प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। आपको प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, आपको बोलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट बनाओ। आपको प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, बोलेंगे सब कुछ बनाओ। सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी ना, आपको बोलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, रिसीट पेमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। और ऐसा भी प्रॉब्लम आप देखोगे इस टॉपिक में जहां पे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, वो तो रिसीट पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, बैलेंस शीट दिया है, बोलेंगे फिर से बनाओ। मतलब दिया हुआ गलत है पूरा, उसको ढंग से ठीक करके रेक्टिफाई करके फिर से बनाओ। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन एनपीओ। एनपीओ का मतलब कई बार बच्चे बोलते हैं, पूछते हैं एनपीओ मतलब क्या, तो बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग वर्ड गलत हो जाएगा, इट शुड बी नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब द इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं होता इनका, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। सो दीज आर एनपीओज। सो एनपीओ के अकाउंट्स अपने को सीखने हैं। देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में अलग अलग टॉपिक्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स,
अभी रिसेंटली कौन सा आईपीओ आके गया? टाटा टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे हैं, अभी भी चालू है 2 आईपीओ तो। और टाटा टेक्नोलॉजीज ने तो धिंगाना कर दिया। मतलब स्टॉक मार्केट कितना आप लोग इंटरेस्ट लेते हो या देखते हो या नॉलेज रखते हो मुझे नहीं मालूम। और पब्लिक इशू हुआ था 500 रुपये में, 500 रुपीज। लिस्टिंग हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे 1200 रुपये में, 500 रुपये का शेयर। और 500 रुपये का शेयर 1200 में लिस्टिंग होके सेम डे पे उसकी वैल्यू 1400 रुपये तक गई थी ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे। तो इमेजिन करो जिनको 500 रुपये में शेयर लगे, 8 दिन बाद उसकी वैल्यू 1400 रुपये हो गई। 500 का 1400 डायरेक्ट। तो कितना बड़ा गेन रहेगा वो। अभी भी मेरे हिसाब से कुछ 1200 के करीब वो ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे। बट बहुत कम लोगों को लगे कि तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था वो पब्लिक इशू। मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे नहीं लगे शेयर्स। सो इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जब पब्लिक इशू सुना तो रहेगा ना, आईपीओ नाम। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये पब्लिक इशू होता कैसे एग्जैक्टली ये शेयर का कंसेप्ट क्या है? कंपनी अकाउंट्स का एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 2 टाइप के शेयर्स क्या है? पब्लिक इशू जब होता है तो एग्जैक्टली क्या क्या स्टेजेस वो पब्लिक इशू में इन्वॉल्व है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू स्टडी इन दिस टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। देन वी हैव टॉपिक ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। एटलीस्ट सुना है टर्म डिबेंचर? हम्म। शेयर्स और डिबेंचर्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि शेयर्स आर ऑफर्ड टुवर्ड्स ओनरशिप। इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी यू आर ओनर ऑफ द कंपनी। इफ यू आर होल्डिंग डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी देन यू आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर के थ्रू कंपनी लोन रेज करता है और शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज करता है। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करता है तो कंपनी ओनरशिप ऑफर करता है, लेकिन कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करता है तो कंपनी लोन रेज कर रहा है, क्रेडिटरशिप ऑफर करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जेन्यूनली, जब शेयर्स सीख लेते हैं ना अपन इशू ऑफ शेयर्स, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स ये फॉर्मेलिटी है। ये तो एंट्रीज सारे सेम है। इशू ऑफ शेयर्स के लिए जो एंट्रीज होते हैं ना, वही सेम एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए, सिर्फ जहां जहां हम शेयर्स बोलते हैं वहां वहां डिबेंचर्स बोलना है। बाकी सब कुछ सेम है। इशू प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो वैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन का टाइम लगता है सिर्फ टू टीच इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन वी हैव टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। ये टर्म्स सुने हुए, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स? बोनस शेयर सुना है? क्या रहते हैं बोनस शेयर्स, कुछ आइडिया है आपको? 12th में वैसे इशू ऑफ शेयर्स था ना टॉपिक? इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक था ना? तो एक जनरल आइडिया रहेगी ना शेयर्स वगैरह की। तो बोनस शेयर्स क्या रहते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट दिए जाते हैं उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। और राइट शेयर्स का मतलब होता है, डीप में मैं जब टॉपिक में जाएंगे तब बताऊंगा, अभी सिर्फ अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ। राइट शेयर्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं, बट फ्री में नहीं दिए जाते, फॉर अ प्राइस दोज आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, ये दोनों टर्म्स अपने को समझने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, और उनका अकाउंटिंग देखना है कि कैसे किया जाता है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। देन वी हैव टॉपिक ऑफ
redemption of preference shares. What do you mean by redemption? What is the meaning of the word redemption? मतलब what? To redeem का मतलब क्या? To repay. To repay and cancel. Redemption of preference shares का मतलब preference shares का repayment और उनका cancellation. That is called as redemption of preference shares. मैंने अभी आपको बोला कि दो टाइप के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो ये प्रेफरेंस शेयर्स की ना लाइफ ज्यादा से ज्यादा 20 साल की हो सकती है. प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कंटिन्यूड बाय कंपनी फॉर अ पीरियड मोर देन 20 ईयर्स. 20 साल से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स रख नहीं सकता कंपनी. तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 20वें साल के एंड में तुमको रीपेमेंट करना ही पड़ता है. अभी नॉर्मली इतने लॉन्ग टर्म के प्रेफरेंस शेयर्स इशू भी नहीं करते, 5 साल 10 साल में रिडीम हो जाते हैं. बट ये जो रिडीम होते हैं, रीपेमेंट होता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो इस टॉपिक में सीखना है. और ऐसे ही और एक टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स का भी आपने क्या मीनिंग बताया मेरे को? जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करता है तो कंपनी लोन रेज करता है. लोन का मतलब भी बेटा रीपेबल होता है ना लोन, तो उसी को लोन बोलते हैं ना. तो जब डिबेंचर्स ये लोन है तो उसका रीपेमेंट भी आएगा. उसका रीपेमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है वो इस टॉपिक में सीखना है. आप देखोगे कि कितनी सारी वैरायटी अपने सिलेबस में, अलग 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 कंसेप्ट्स, उनका अकाउंटिंग. कितने टॉपिक दिख रहे हैं? 15. एक्चुअली ये 15 नहीं है, पार्टनरशिप को अगर मैं स्प्लिट कर दूं वो 4 टॉपिक बन जाएंगे. 19 नहीं, 18. पार्टनरशिप तो एक काउंट हुआ ही ना. तो पार्टनरशिप के वो अगर स्प्लिट कर दे 4 टॉपिक में तो 18 टॉपिक हो जाएंगे. 18, 18 टॉपिक्स वी हैव. वेरी वास्ट सिलेबस वी हैव. बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है ये. इसलिए तो बोला ना सबसे बड़ा सब्जेक्ट है. रहना भी चाहिए सबसे बड़ा, सीए कोर्स कर रहे हैं तो अकाउंट्स तो बेस है. तो वेरी वास्ट सब्जेक्ट वी हैव. अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, अलग अलग कंसेप्ट आएंगे. 11th 12th में कितने डीप में सीखा है या क्या सीखा है वो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं. अपन यही अज्यूम करके चलेंगे कि आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड के हो. वी विल बी अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट. बोल तो बेसिकली आपको अकाउंट्स कुछ नहीं आता, ये सोच के अपन सीखेंगे क्लास में. उतने डीप में जाके अपन हर चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग एंड आवर सिलेबस, आपके माइंड में कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है कोर्स को लेके या सब्जेक्ट को लेके, तो आप पूछो. एंड प्लीज फील फ्री टू टॉक. बिंदास पूछो. दिखता डरावना हूँ मैं, हूँ नहीं वैसा. सो आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं. यस. तो ये सिलेबस अपने को सीखना है. तो अगले करीब करीब 5 महीने का अपना साथ है, अराउंड 5 months, wherein we will be completing कोचिंग ऑफ 220 hours फॉर अकाउंट्स. 220 घंटों का कोचिंग अपने को कंप्लीट करना है. हम्म? तो एक ब्यूटीफुल जर्नी वी आर स्टार्टिंग विद टुडे इन द फॉर्म ऑफ दिस बैच. और इस तरीके से सीखना है कि भाई सिर्फ फाउंडेशन नहीं, इंटरमीडिएट फाइनल जहाँ पे भी अकाउंट्स आएगा तो ये बेस अपने लिए परफेक्टली काम करेगा. उसी तरीके से हम सीखेंगे, समझेंगे. वैसे अकाउंट्स को लेके कई सारे जोक्स बोलो, किससे बोलो, बोले जाते हैं. तो अकाउंट सब्जेक्ट भारी है, उसमें कोई डाउट नहीं. जैसे एक बार एक जॉब के लिए पेपर में एडवर्टीजमेंट आया, वैकेंसी है और दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब. 3 लोगों ने अप्लाई किया, 3 people अप्लाइड फॉर दैट जॉब. तीनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. वो 3 कौन थे? तो वन वाज इंजीनियर, वन वाज आर्टिस्ट और एक था सीए. तो तीनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और एक बंद कमरे में इंटरव्यू चालू थे. और
सबसे पहले इंजीनियर को बुलाया गया, इंजीनियर को पूछा गया इंटरव्यू जहाँ चल रहे थे वहाँ, व्हाट इज 2+2, व्हाट इज 2+2। तो इंजीनियर ने जवाब दिया इट इज, वो इंजीनियर बोल तो साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बहुत खतरनाक रहता है उनका, बहुत होशियार रहते हैं मैथ्स में साइंस वाले। तो उसने आंसर दिया, सर इट इज समथिंग बिटवीन 3.999999999999 एंड 4.00000000001, इसके बीच में रहता है 2+2। एंड टू प्रूव दिस आर द कैलकुलेशन, उसने कुछ तो कैलकुलेशन भी दिखाया। इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने बोला यू वेट आउटसाइड। फिर आर्टिस्ट को बुलाया गया, आर्टिस्ट को पूछा व्हाट इज 2+2। आर्टिस्ट बोलते आर्टिस्टिक माइंड, दे कैन थिंक एनीथिंग, कहीं पे भी कुछ भी सोच सकते, कहीं पे भी पहुंच सकते, वो आर्टिस्टिक लोग रहते हैं। तो उसने बोला सर 2+2 कैन बी 22, 2+2 कैन बी 22। उसको भी बोला यू वेट आउटसाइड। फिर सीए आया अंदर, सीए आया, सीए को सेम क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज 2+2। सीए जगह पे से उठा, जाके उसने दरवाजा बंद कर लिया जहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे, ही क्लोज द डोर, और वापस से आके उसने धीरे से पूछा हाउ मच डू यू वांट सर। क्या पूछा, हाउ मच डू यू वांट सर। जोक, जोक को अपन थोड़ा बाजू में रखते, फन पार्ट बाजू में रखते हैं, समझ के लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाउ मच डू यू वांट बोल तो तुमको कितना चाहिए बोलो उतना मैं बनाता हूँ। दैट इज द माइंड ऑफ अ सीए। इफ यू वांट इट 5 I'll do it 5, if you want it 22 I'll do it 22, if you want it to be 4 it is 4। तुमको कितना चाहिए बोलो 2+2, उतना मैं करके दे सकता हूँ, उतनी कैपेबिलिटी है मेरी। दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सीए लोगों से पंगा नहीं लेना कभी, बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग। एक इंसान था, उसके बाद बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे, और खूब खूब पैसा कमाया उसने उसके लाइफ में। बट फिर उसको ना ऐसे आइडिया आ गई कि अब वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, और अंत समय नज़दीक आ गया है, उसको ऐसे लगा। उसने ना उसके 3 दोस्तों को बुलाया, उसके 3 दोस्त थे करीबी एकदम खास दोस्त, जिगरी दोस्त। तो उनको बुलाया, वो 3 दोस्त मतलब उसमें से एक था डॉक्टर, एक था प्रिस्ट, चर्च के फादर प्रिस्ट, और एक था चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीनों को बुलाया और तीनों को 15-15 लाख रुपए दिए उसने एक बैग में डाल के, 15-15 लाख रुपए। और बोला कि मैं जब मर जाऊं तो वो जो कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, कैस्केट बोलते हैं उसको, कॉफिन, बोले उसमें 15-15 लाख रुपए मेरे बाजू में रख देना। क्या पता बोले मरने के बाद में कुछ लाइफ रहे तो पैसा काम आएगा, मैंने कमाया हुआ है मेरे साथ में आना चाहिए। एंड हु नोज ना व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो भाई मेरा पैसा है तो मेरे साथ में दफना देना, आगे कहीं काम आया तो मैं यूज कर लूंगा, मेरा पैसा है। उसने 15-15 लाख रुपए के बैग तीनों को दे दिए। अनफॉर्चुनेटली 15 दिन बाद ही वो गया, डेथ हो गई उसकी। फिर उसके फ्यूनरल में तीनों दोस्त आए, उन्होंने दी हुई बैग्स डाल दिए उसके कॉफिन में, कैस्केट में, और हो गया। फिर वो अपने पास श्रद्धांजलि सभा होती है, कंडोलेंस मीटिंग। तो कंडोलेंस मीटिंग में सब लोग मिले, ये तीनों भी मिले। फिर वो जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने बोला मुझे बहुत अफसोस है कि अपना दोस्त नहीं रहा, लेकिन बोले यार मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ मैं। तो बाकी दोनों ने पूछा क्या हो गया। बोले यार 15 लाख रुपए दिए थे डालने के लिए, लेकिन कल एक कैंसर का पेशेंट आया, और कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी था बड़े हॉस्पिटल में, तो उसको मेरे को 5 लाख रुपए देने पड़े कि भाई तू तेरा ट्रीटमेंट करा ले। लेकिन बोले मैंने मेरे खुद के लिए कुछ नहीं किया, वो पेशेंट के लिए किया, तो मैंने 10 लाख रुपए डाले अंदर, 15 लाख नहीं डाले, जबकि दोस्त ने भरोसे से अपने को 15 लाख रुपए डालने के लिए बोले थे। तो मुझे गिल्ट है बोले उस बात का। जो चर्च के फादर थे प्रिस्ट, उन्होंने बोला कि मुझे भी बहुत गिल्ट है कि चर्च के सीलिंग में लीकेज था बारिश की वजह से, और मुझे वो ठीक कराना पड़ा, और उसके लिए 10 लाख रुपए यूज हो गए। तो बोले मैंने 15 लाख की जगह 5 लाख ही डाले अंदर। तो मुझे बहुत ऐसा बुरा लग रहा है बोले कि यार अपने दोस्त ने इतने भरोसे से पैसे दिए लेकिन अपन पूरा नहीं कर पाए। फिर सीए आया, तो सीए बोला मेरे को तुम दोनों पे तरस आ रहा है, तुम दोनों ने भी अपने दोस्त का भरोसा तोड़ा है। अपने दोस्त ने इतने भरोसे से अपने को 15-15 लाख रुपए दिए थे, तो तुम दोनों ने भरोसा तोड़ा है, ये बहुत गलत किया तुमने। तो इन दोनों ने बोला तूने तो 15 लाख रुपए डाले ना। तो सीए बोला कि बिल्कुल डाले 15 लाख रुपए, और इतना ही नहीं मैंने केयर ली बोले अपने दोस्त की,
कि मरने के बाद में स्वर्ग की तरफ जाते वक्त पहले अगर नरक लगता है, समझो स्वर्ग के पहले नरक अगर आता है पहले रास्ते में, तो नरक में तो भूत ये सब रहते हैं, प्रेत आत्मा ये रहती है, और वो उसको कहीं लूट ना ले, इसलिए मैंने उसके नाम का क्रॉस बेरर क्रॉस चेक दिया है बोले बैंक का 15 लाख का, कि भाई उसको कोई लूट ना ले रास्ते में। दिस इज माइंड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए लोग बड़े भारी होते हैं। तो ये जोक्स बताने का रीजन ये था कि यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन टू ज्वाइन दिस कोर्स। देखो हंसी मजाक अपनी जगह है, बट पॉइंट इज कि ऑब्वियसली वी पीपल आर नोन एज पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, अपने को पिलर्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। देखो हर चीज घूम फिर के कहाँ आती है? पैसा। जहां पैसा आया वहां पे उसका अकाउंटिंग आया, पैसा आया मतलब उसका हिसाब किताब आया, और हिसाब किताब का एक्सपर्ट कौन? सी है। तो you have taken a very good decision to join this course. Only thing is, I'll come to the same point again, hard work with consistency and patience, तब जाके ये complete होगा। And bright future you have if you complete the CA. Only thing is, keep in mind कि अपने को ये पूरा करना है, कहीं पे भी अपने पेशेंस खत्म नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और पूरे पेशेंस कंसिस्टेंसी के साथ हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है? Yes, let's start with the first topic, and that is preliminary. Please tell me what is accounting? मेरे को बुक का डेफिनेशन नहीं चाहिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टर्म अकाउंटिंग? तुम्हारे वर्ड्स में मेरे को आंसर चाहिए। अकाउंटिंग का मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में एकदम, बुक्स का डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को। अकाउंटिंग मतलब क्या है? जब आप बोलते हो कि हम अकाउंटिंग करते हैं, बोलते हो हम क्या करते हैं? हम्म, हाँ उसका अकाउंटिंग होता है। एनी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू मनी उसका अकाउंटिंग करते हैं ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ अकाउंटिंग का मतलब क्या? रिकॉर्ड्स रखना, ओके गुड। और रिकॉर्ड करना, बरोबर। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हिसाब किताब रखना ना, सिंपल मीनिंग एकदम। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? जस्ट कीपिंग द रिकॉर्ड्स, हिसाब किताब रखना, व्हाट यू वी कॉल एज लेखा जोखा, जो भी कुछ हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, उसी को अकाउंटिंग बोलते। बराबर। कोई भी कंसेप्ट को जब हम सीखते, कंसेप्ट बोलो, टॉपिक बोलो, सब्जेक्ट बोलो, उसके हिस्ट्री में जाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हिस्ट्री में जाके उसको समझना उतना ही जरूरी होता है। अकाउंटिंग की हिस्ट्री में अगर ले जाऊं ना मैं आपको, तो अगले 2-3 लेक्चर्स कम पड़ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। डोंट वरी, मैं इतने 2-3 लेक्चर बोलूंगा नहीं, बट अगर हिस्ट्री में ले जाना है तो अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई, यहां से अगर अपन बात करें, वेयर डिड अकाउंटिंग स्टार्ट, और व्हेन डिड अकाउंटिंग स्टार्ट, कब शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। देखो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पे ना बहुत सारे बुक्स लिखे गए, देर आर एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग कहाँ है, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है नहीं, कि अकाउंटिंग की शुरुआत इतने हजार साल पहले यहाँ यहाँ हुई थी, ऐसा कहीं कोई रेफरेंस है नहीं। अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई ये मालूम नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां कहीं पैसा एग्जिस्टेंस में आया, मतलब वैल्यू, पैसा मतलब वैल्यू, जहां कहीं पैसा या वैल्यू एग्जिस्टेंस में आया, तब से अकाउंटिंग हुआ हुआ रहना चाहिए। क्यों? तो वैल्यू का ही तो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, पैसे का ही तो हिसाब किताब रखते हैं ना, बराबर ना, राइट। जब मेरे को बोलो हवा का हम हिसाब किताब रखते क्या? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? फ्रीली अवेलेबल है ना। व्हाई विल वी कीप रिकॉर्ड ऑफ एयर? इट इज फ्रीली अवेलेबल, राइट। लेकिन वही जब पानी का पैसा लगता है तो पानी का हिसाब किताब रखते हैं ना।
बहुत सारे जगह पे अभी, मतलब आपको मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बहुत सारी जगह पे बेटा पानी जो है ना उसका मीटर होता है, और तुमने कितना लीटर कंज्यूम किया, कितना लीटर तुम्हारे घर में पानी पाइपलाइन से आया है, उसका रिकॉर्ड रहता है ना, उस हिसाब से आपको चार्जेस लगते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज में है, पुणे में है ऐसा सिस्टम कि आपके यूसेज के हिसाब से पानी का पैसा आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, जहां पैसा वैल्यू आ गई उसका हिसाब किताब होता है। तो अकाउंटिंग का एग्जैक्टली ऐसे है। अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन जहां कहीं पैसा या वैल्यू एग्जिस्टेंस में आया रहेगा, वहीं से उसका हिसाब किताब रखने की शुरुआत हुई हुई रहनी चाहिए। अपने पास सिंध कल्चर या हिंदू कल्चर इंडिया में अपन ने देखा हुआ है, पहले से हिस्ट्री में सिखा रहेगा स्कूल में आपने, सिंध कल्चर या हिंदू कल्चर आपको सिखाया रहेगा। वैसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स, रादर द ओल्डेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड इज ग्रीक कल्चर। ग्रीस, ग्रीक कल्चर सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। इनके ना बेटा पुराने पुराने रिकॉर्ड्स है, मतलब 5,000 साल पुराने रिकॉर्ड्स है इनके पास जो मेंटेन किए हुए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स। उनको बोलते ओल्ड मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स। आप गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स बोलते हैं इनको। ये जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स है ना, उसमें ऐसे कहीं तो भी कुछ तो नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको सर्कल किया हुआ है, कुछ तो मार्क किया हुआ है। इसका मतलब उस टाइम पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन जो भी था कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स थे, वो तो हिसाब किताब रखा जाता था। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे मार्क्स किए हुए, कुछ तो नंबर्स लिखे जैसा है। इसका मतलब अकाउंटिंग तब था 5,000 साल पहले। अच्छा चलो अपन बाहर की क्यों बात करें, अपन चलो हिंदू कल्चर की, इंडिया की बात करते हैं। रामायण सबको पता है, महाभारत सबको पता है। रामायण किसने लिखी? किसने लिखी? रामानंद सागर ने? अरे वो उन्होंने सीरियल बनाई रे, लिखी किसने? वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण। हम्म। हाँ, और महाभारत किसने लिखी? नहीं आइडिया? नहीं, तुलसीदास ने नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने। वैसे महाभारत लिखी गणेश जी ने, गणेश भगवान ने, गणपति बप्पा ने। उनको बोली किसने? उन्होंने तो लिखी सिर्फ, उनको बोला किसने? वाल्मीकि का तो रामायण है। महाभारत लिखा गणेश जी ने, उनको बताया ये लिखना है, ये वेद व्यास ने। वेद व्यास, व्यास, महर्षि व्यास। तुम्हारे में से अगर कोई चार धाम जाके आया है, अगर कोई गया है अपने से चार धाम, बद्रीनाथ वगैरह? बद्रीनाथ गया है क्या? फिर वहां पे वो जो इंडिया का लास्ट विलेज है, जो मोदी जी ने फर्स्ट विलेज बोल के बोला है, वहां नहीं गया? माना में, बद्रीनाथ के बाजू में 3 किलोमीटर पे। अरे वो बहुत छोटा था फिर तो। बद्रीनाथ के वहां पे 3 किलोमीटर पे, जहाँ डायरेक्ट चाइना बॉर्डर है, उसके बाद माना विलेज है, माना, MANA, माना। इट इज रेफर्ड एज इंडिया लास्ट विलेज। अब मोदी जी ने बोला गलत बोल रहे हो आप, लास्ट विलेज क्यों बोल रहे हो, उसको फर्स्ट विलेज बोलो ना। बराबर है ना? मैं बोला ना, देखने वाले का नजरिया होता है। बहुत परफेक्टली उन्होंने बोला कि वाई वी आर कॉलिंग इट एज लास्ट विलेज, इट इज फर्स्ट विलेज। शुरुआत यहाँ से इंडिया की, ऐसे। वहां पे गणेश गुफा है, और उसी के बाजू में व्यास गुफा है। तो वो गणेश गुफा में बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखा है, ऐसा माना जाता है। वो भी 5,000 साल पुराना है। मैं लास्ट ईयर ही वहां जाके आया, वो सारे फोटोज भी मैं निकाल के लाया हूँ, तो इसलिए ये मेरे को याद रह गया। वाल्मीकि के रामायण में रेफरेंस है। अच्छा, रामायण की स्टोरी जनरल मालूम है तुमको? हम्म। भरत को राजा बनाना है, इसलिए कई ने राम जी को वनवास भेज दिया। और जब राम जी वनवास चले गए, तो भरत अयोध्या में नहीं थे, ये मालूम है? कि जब वो आए अयोध्या में, उनको पता चला कि भैया राम को वनवास भेजा गया है, तो गुस्से में निकल गए जंगल में उनको लाने के लिए वापस। फिर वो फेमस जंगल में भेंट, राम भरत भेंट हुआ, दोनों भाइयों का मिलाप हुआ। बराबर है? और भरत ने राम जी को बोला कि नहीं नहीं, आप ही राजा और आप वापस चलो, ये सब गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है आपके ऊपर, बट आप वापस चलो। लेकिन राम जी ने तब उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं पिताजी को वचन दे चुका हूं, और प्राण जाए पर
वचन न जाए। पहले के लोग थे रे, सतयुग था, बोलते थे तो पालते भी थे। आजकल कितने प्रोमिसेस होते हैं, कितने ब्रेकअप होते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। सो राम जी बोले अब तो मैं नहीं आऊंगा, मैं वचन दे चुका हूं। लेकिन उस टाइम पे वाल्मीकि के रामायण में लिखा हुआ है, राम जी ने भरत जी को समझाया था कि मैं आने तक तुम राज करो, मैं 14 साल का वनवास काट के आऊंगा। एक राजा ने राज्य कैसे करना चाहिए, इसके टिप्स दिए भगवान राम ने भरत को, ऐसे वाल्मीकि के रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी एक्सप्लेन भरत हाउ टू रन अ किंगडम बाय अ किंग। एक किंग ने, एक राजा ने राज कैसे चलाना चाहिए ये उन्होंने बताया था। और उसमें लिखा हुआ है कि राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, तो उसका जो संपत्ति है, जो ट्रेजर है, पैसा जिसको हम बोलते हैं, उसका हिसाब किताब रखना चाहिए राजा ने। सबसे बड़ी ड्यूटी है राजा की कि उसके जो भी वैल्यूएबल्स है, उसके स्टेट की जो भी ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी का उसने प्रॉपरली अकाउंटिंग होना चाहिए, उसका हिसाब किताब रखना चाहिए। ये रेफरेंस रामायण में है। इसका मतलब ही अकाउंटिंग तब भी हुआ करता था। तब डेबिट था, क्रेडिट था, मैं नहीं जानता, उस टाइम पे मैं था कि नहीं मुझे याद नहीं, क्या पता मैं राम था उस जन्म में या क्या, लेकिन मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्म में अकाउंटिंग होता रहेगा। महाभारत, महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, महायुद्ध, किसके बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में। 5 पांडवों ने मिलकर 100 कौरवों को हरा दिया, श्री कृष्ण साथ में थे। ये स्टोरी अपन यहाँ टीवी पे देख चुके हैं अपन ये सब। हुँ? उसके बाद हस्तिनापुर के राजा बने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, राइट। 5 भाई थे वो पांडव। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, राजा बनने के बाद हस्तिनापुर के 5 भाइयों में राजा की ड्यूटीज डिवाइड कर ली। वो भले ही राजा बने वो, बट वैसे 5 भाई थे ना वो, तो पांचों में उन्होंने ना काम डिवाइड कर लिया था। उसमें रेफरेंस ऐसा दिया हुआ व्यास के महाभारत में, जो गणेश जी ने लिखा है कि जो 4 नंबर के भाई थे, 4 नंबर के, युधिष्ठिर पहले, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जो नकुल थे, नकुल वॉज मेड इंचार्ज ऑफ आर्मी अकाउंट्स। आर्मी मतलब जो सेना थी उनकी, जो सैन्य था, उसका हिसाब किताब रखने के लिए नकुल वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल, ऐसा रेफरेंस है। मतलब वहां पे भी अकाउंटिंग आया, सेना का हिसाब किताब रखना, बोल तो कुछ ना कुछ तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना। तो देखो रामायण महाभारत में, ग्रीक कल्चर में वो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड जो मैंने बोला, वहां पे अकाउंटिंग के रेफरेंसेस है। अच्छा चलो थोड़ा आगे आते हैं, रामायण महाभारत तो बहुत पहले के हो गए, थोड़ा आगे आते हैं, उसके आगे कौटिल्यज अर्थशास्त्र सबने सुना है। आर्य चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। आर्य चाणक्य एंड कौटिल्य वन एंड द सेम, एक ही इंसान थे। अभी ये जो चाणक्य थे, इन्होंने कौटिल्यज अर्थशास्त्र बोल के नाम लिखा, ये बुक लिखी हुई है, बुक कौटिल्यज अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में आपको क्या सिखाया जाता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी आएगा तुमको, प्रशांत सर सिखाएंगे। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट एक्चुअली एडम स्मिथ इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ तो अभी 17th सेंचुरी में थे, 300 साल पहले, एडम स्मिथ। आर्य चाणक्य तो 2000 साल पहले थे। तो चाणक्य ने पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र बोल के बुक फेमस है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग के रेफरेंसेस है। तो कौटिल्य तो बहुत बाद में थे, उसके पहले रामायण महाभारत के भी रेफरेंसेस है। ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूं, ये सब बताने का पर्पज ये है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हम एंटर होने जा रहे हैं आज, जिसका हिस्ट्री देखो कितना लंबा है। पिछले 5000 साल से, उससे भी ज्यादा समय से जो चीज आज एग्जिस्टेंस में है, हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना, वो आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में, ये पूरा इवोल्यूशन हुआ है अकाउंटिंग का। ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में एक माइलस्टोन आया, और वो माइलस्टोन था इन द फॉर्म ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। किसने इन्वेंट किया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मालूम है? बराबर है, कौन? उनका पूरा नाम था प्रा लुका सा दी पैसियोली।
प्लीज डोंट आस्क मी इसमें से नाम कौन सा, सरनेम कौन सा। बहुत बड़ा नाम है ना, इसमें इवन मतलब स्पेस कहाँ है क्या है कुछ मालूम नहीं है, नाम ही ये है, इतना मालूम है। फ्रा लुकासादी पैसियोली, वो साउथ इंडियन लोगों के नाम नहीं रहते लंबे चौड़े। कौन सा पिक्चर वो, धमाल, धमाल, हाँ। धमाल में वो नाम नहीं पूछता क्या वो ड्राइवर को, सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ हाँ हाँ। लंबा चौड़ा नाम, वैसे शायद ये उधर के कहीं के तो रहेंगे, बहुत बड़ा नाम है। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड इटालियन मैथमेटिशियन। यूरोप में, इटली देश तो सबको मालूम है। हाँ, इटली तो बहुत फेमस है ना रे अपने पास। हाँ, राहुल गांधी जी इटली से ही आए हुए हैं ना। सोनिया गांधी इज ओरिजिन इज इटली ना। हाँ। अच्छा, हाँ, तेरे को वो याद रह गया। G20 याद रह गया बहुत अच्छे से, हाँ। So, a multi-talented Italian mathematician he was. And guys, in 1394, 1394, first time he published double entry bookkeeping principles in a newspaper in the city of Venice. वेनिस नाम की सिटी है इटली में। अगर बाई चांस इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हो तो शेक्सपियर का बहुत फेमस ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बोल के, शेक्सपियर का ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बोल के। तो वेनिस सिटी के एक न्यूज़पेपर में पहली बार डबल एंट्री बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स पब्लिश हुए। तो वो पब्लिश किसने किए, फ्रा लुकासा दी पैसियोली। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। वैसे अपन और डीप में जाएंगे आगे, अभी जस्ट अपन यहाँ पे पहुंचे, इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डबल एंट्री। डबल एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डबल एंट्री, टू इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन विल बी गिवन टू इफेक्ट्स। थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यू हैव स्टडीड। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने सीखे, कौन से कौन से, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपने सीखा हुआ है, बराबर ना। तो ये जो तीन प्रिंसिपल्स है ये डबल एंट्री की ही है ना। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट। हर डेबिट को क्रेडिट है, हर क्रेडिट को डेबिट है, इसलिए उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। सो डबल एंट्री का ओरिजिन जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश किए हुए प्रिंसिपल्स में वहां जाता है। और वो किसने पब्लिश किए थे, तो पैसियोली ने किए थे। पूरा नाम याद नहीं भी रहा तो चलेगा, यू जस्ट रिमेंबर पैसियोली। सो हु इज फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, पैसियोली। आईसीआई अपना जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये ना एक जर्नल निकालता है हर महीने को। चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम से जर्नल निकलता है, बुक। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। बच्चों को भी आता है वो, बट बच्चे पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट्स मतलब इग्नोर कर देते हैं उसको। बट एक्चुअली बहुत अच्छी बुक निकलती है जिसमें बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एग्जैक्ट कब का मुझे याद नहीं, बट मैं एक बार वो जर्नल पढ़ रहा था, पुरानी बात है, मतलब 15-17 साल पहले की बात रहेगी, जस्ट मैं टीचिंग में एंटर हुआ था तब की बात है वो। तो वो बुक में मैं पढ़ रहा था, ये लिखा था एक आर्टिकल में उसमें कि इवन दो पैसियोली इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, लॉन्ग बिफोर पैसियोली, पैसियोली के बहुत पहले से इंडिया में डबल एंट्री एग्जिस्टेंस में था। इंडिया वाज ऑलरेडी फॉलोइंग डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम मच बिफोर देन
पैसियोली स्पोक अबाउट इट। तो पैसियोली ने बताने के पहले से इंडिया में फॉलो हो रहा था। ऐसे एक फॉरेन ऑथर ने लिखा है उसके बुक में, फॉरेन ऑथर का नाम भी दिया था हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के एक फॉरेन ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी हुई है अकाउंटिंग पे, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पे। तो उन्होंने उनके बुक में लिखा हुआ है कि इंडिया में पहले से था। बट प्रॉब्लम ये है कि हैमिल्टन ने बेस नहीं दिया कि वो क्या बेसिस पे बोल रहे कि इंडिया में पहले से था। और उस वजह से क्या है कि हु इज फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? पैसियोली। जबकि हैमिल्टन का बोलना है कि पैसियोली के पहले से इंडिया में था। बोलने का मतलब यह है कि सारे बड़े इन्वेंशन जितने भी हुए हैं उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया में है। बट ये इसका प्रूफ नहीं है अपने पास कि इंडिया में पहले से था, सिर्फ एक बुक में लिखा हुआ है। अगर वो प्रूफ रहता तो ये पैसियोली की जगह कोई इंडियन नाम रहता वहां पे फिर याद रखने के लिए। बट एनीवे, एज ऑफ नाउ तो आपको यही दिमाग में रखना है, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? पैसियोली। गाइस ये सब बताने के पीछे का पर्पज ही ये था कि तुमको ये समझ में आए कि अपन कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं, जिसकी हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है। मतलब हम कहाँ से शुरुआत किए? ग्रीक कल्चर से, सबसे पुराना है जो 5,000 7,000 10,000 साल पुराना कब का है भगवान जाने हो। उसके बाद हमने रामायण की बात की, महाभारत की बात की, कौटिल्य अर्थशास्त्र देखा, रास्ते में आते आते हम पैसियोली से मिलते हुए आए, और आज अपने पास एक परफेक्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जिसके अंडर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी हैव स्टार्टेड टुडे। नाउ यू टेल मी, हम अकाउंटिंग किसका करते हैं? व्हाट डू वी अकाउंट फॉर? हिसाब किताब हम किसका रखते हैं? वेरी गुड, बोलो किसने तो बोला अभी, किसका करते? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ही इज एब्सोल्युटली राइट। व्हाट डू वी अकाउंट फॉर? हम अकाउंटिंग किसका करते हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का करते हैं। चलो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ट्रांजैक्शंस। पहले ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, फिर जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? व्यवहार जिसको हम बोलते। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जनरल मीनिंग चाहिए मुझे, डेफिनेशन नहीं चाहिए बुक्स की। जब मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ओके, exchange of anything. You are absolutely right, guys. It is give and take. It is give and take. Any kind of give and take is transaction ना? Do we account for each and every transaction? हर transaction का हम accounting करते हैं क्या? Do we account for each and every transaction? No, no. We account for only फाइनेंशियल, मॉनिटरी, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। तो इसलिए पहले मैं ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा रहा हूं, फिर जाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन इज एनी काइंड ऑफ गिव एंड टेक, एनी काइंड ऑफ लेन देन, वी कैन से गिव एंड टेक इज ट्रांजैक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक्सपर्ट के ऑफिस में आए और आपने एक्सपर्ट के ऑफिस में आके इंक्वायरी की कि फाउंडेशन की बैच कब स्टार्ट हो रही है, और आपको रिस्पॉन्स मिला कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ये भी तो एक ट्रांजैक्शन हुआ ना। आपको इन्फॉर्मेशन थी नहीं फाउंडेशन की बैच कब स्टार्ट हो रही है, आपने आके ऑफिस में पूछा, ऑफिस के स्टाफ ने आपको आंसर दिया कि 6 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है। ये भी एक तरीके का लेन देन ही है ना इन्फॉर्मेशन का। दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। लेट्स से मैं मूवी देखने गया और मूवी देखने को गया और मैंने टिकट काउंटर पे जाके पूछा कि मूवी की टिकट्स अवेलेबल है क्या, और सामने से रिस्पॉन्स आया कि हाँ टिकट्स अवेलेबल है। ये भी तो एक ट्रांजैक्शन हुआ ना। दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। डू वी अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शंस? इसका हम अकाउंटिंग करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? पैसा ही नहीं है। एग्जैक्टली, इट डजंट इन्वॉल्व एनी मनी और मनी इज वर्थ। सो वी अकाउंट फॉर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व money or money's worth. Such transactions which involve money or money's worth are called as commercial transactions, monetary transactions, business transactions, जो भी नाम देना है वो दे दो। So we account for only those transactions which involve money or money's worth. आपने आके एक्सपर्ट के ऑफिस में इंक्वायरी की कि एक्सपर्ट की फाउंडेशन की बैच कब स्टार्ट हो रही है, आपको रिस्पांस मिला 6 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है। इसका अकाउंटिंग करते क्या आप? एक्सपर्ट करेगा क्या इसका अकाउंटिंग?
नहीं, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि 6 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप आए, आपने एडमिशन लिया, आपने फीस पे की, एंड यू टुक द एडमिशन। अब इसका अकाउंटिंग आप भी करेंगे और एक्सपर्ट भी करेगा। क्यों? पैसा इन्वॉल्व हो गया ना इसमें। अब मैं मूवी देखने गया एंड आई आस्क्ड द पर्सन सिटिंग ऑन द टिकट काउंटर वेदर टिकट्स आर अवेलेबल। द पर्सन सेड यस सर टिकट्स आर अवेलेबल। विल आई अकाउंट फॉर दैट? इसका अकाउंटिंग करूंगा क्या मैं? नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बोला सर टिकट्स अवेलेबल है, मैंने पैसे देके 2 टिकट खरीद लिए। अब ये 2 टिकट खरीद लिए तो इसका अकाउंटिंग करूंगा ना मैं। एंटरटेनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर ना? क्यों करूंगा अकाउंटिंग इसका? पैसा इन्वॉल्व हो गया। इट इन्वॉल्व्स मनी और मनी इज वर्थ। सो डू वी अकाउंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस? नो, वी अकाउंट फॉर ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। एग्जैक्टली, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सबका मीनिंग एक ही है, जो भी टर्म यूज करो आप। अच्छा, डू वी अकाउंट फॉर ओनली एंड ओनली ट्रांजेक्शंस? सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस का अकाउंटिंग होता है या और भी किसी चीज का अकाउंटिंग होता है? ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस? we also account for events. Accounting is of monetary transactions as well as events. बताता हूं मैं क्या है। Accounting is of business transactions and events. What do you mean by business transactions? अभी जो आपने बोला वो transactions involving money or money's worth. What do you mean by event? Event का मतलब क्या? एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो इवेंट्स आर result of transactions. Result of transactions. I'll give you example. मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे। आई परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹10,000. व्हाट इज इट? इट इज अ ट्रांजेक्शन। आई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000. मैंने 8,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। ये क्या है? ट्रांजेक्शन है। मैंने 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ये भी ट्रांजेक्शन है। मैंने 8,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, ये भी ट्रांजेक्शन है। तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,000। 10,000 में से 8,000 के गुड्स बेच दिए तो 2,000 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक बच गया मेरे पास। हम क्लोजिंग स्टॉक का भी तो अकाउंटिंग करते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये ट्रांजेक्शन है क्या? इवेंट है। एग्जैक्टली, ये क्या है? इवेंट है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का भी तो अकाउंटिंग करते ही है ना। ध्यान में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? आई परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000, ये क्या हुआ? ट्रांजेक्शन। आई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000, ये क्या हुआ? ट्रांजेक्शन। अब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या है? कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपए का बच गया। 10,000 के गुड्स खरीदे, 8,000 के बेच दिए, तो 2,000 का स्टॉक बच गया ना। तो उसका अकाउंटिंग करता हूं या नहीं? मैं करता हूं। तो ये 2,000 का स्टॉक बच गया। इज इट अ ट्रांजेक्शन? नो, इट इज एन इवेंट। सो वी अकाउंट फॉर इवेंट्स ऑल्सो। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। साल भर में 50,000 रुपए का इनकम हुआ है।
साल भर में 50,000 रुपए का इनकम हुआ, ये मेरे ट्रांजेक्शन्स का नतीजा है, ट्रांजेक्शन से मेरे 50,000 का इनकम हुआ। साल भर में 40,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ, ये भी क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। अब 50,000 का इनकम हुआ एंड 40,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो माई नेट प्रॉफिट इज 10,000। अब नेट प्रॉफिट क्या है, इवेंट है। नेट प्रॉफिट क्या है, इवेंट है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये क्या होगा, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इवेंट हुआ, it is event, loss due to fire. We account for not only transactions, we also account for events. So we account for, to be more specific, business transactions, commercial transactions and events. So transactions, business transactions means transactions involving money or money's worth. And what do you mean by events? Events are results of transactions. कहते हैं? So accounting is done of business transactions and events. After all this transaction or all this discussion, now it is time to understand the definition of accounting. Do you recall the definition of accounting, what you studied in 11th standard? गुड गुड, याद आ रहा है तुमको, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, करेक्ट है। स्पेसिफिक किसी को याद आ रहा है और कुछ, आप जो बोल रहे हो बराबर है, आप जो बोल रहे हो वही कॉमनली यूज डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन किसने दी है मैं आपको बताता हूं। दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय AICPA, AICPA। यूट्यूब पे पहले मेरा लेक्चर देख के आए क्या, हाँ? AICPA का लॉन्ग फॉर्म क्या है, करेक्ट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, अपने पास सीए है ना, अपने पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है सीए, वैसे अमेरिका के सीए को बोलते हैं सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वहां पे डिग्री सीपीए है, अपने पास उसको सीए बोलते हैं। वी कॉल इट एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन अमेरिका देयर अकाउंटिंग प्रोफेशनल इज कॉल्ड एज सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अपने पास आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वैसे उनकी इंस्टीट्यूट क्या है, AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. So AICPA has given a fantastic definition of accounting, and that definition goes like this. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the business transactions and events in a systematic manner.
accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the business transactions and events in a systematic manner. ये डेफिनेशन ही कॉमनली हर जगह रेफर किया जाता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, एज आई सेड, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. इस डेफिनेशन को अपने को डिटेल में, डीप में जाके डिस्कस करना है, समझना है. सुनने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बाप रे क्या क्या बोले सर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग. बहुत सिंपल है. और पर्टिकुलरली जिन लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, जैसे कॉमर्स वालों को तो आता ही है, और आप लोगों ने भी बेसिक अकाउंट्स किया है, तो ये डेफिनेशन को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा. बट उसके पहले आज हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार फिर से देखते हैं. ये हो गया क्या लिख के? आज हमने सबसे पहले तो देखा कि सिलेबस अपना क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा. 100 मार्क का पेपर, पहला पेपर है अपना. वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल पेपर, क्यों तो CA कोर्स है, नाम में ही जिसके अकाउंट्स है, तो पूरा की पूरा कोर्स जो है वो अकाउंट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसलिए अपना बेस पक्का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने बोला, अराउंड 200 से 220 घंटे का ड्यूरेशन अपने को ये सीखने के लिए लगने वाला है. टॉपिक वाइज देखेंगे तो 15 टॉपिक है, दिखने के लिए 15 है, एक्चुअल में 18 टॉपिक है, पार्टनरशिप के अगर 4 कंसिडर किए सेपरेटली तो. देन वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिलिमिनरी. सो वी वेंट टू द ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग एंड वी कंक्लूडेड कि ओरिजिन कहाँ है मालूम नहीं अपने को एग्जैक्टली. जहाँ कहीं पैसा या वैल्यू ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, वहां से उसका हिसाब किताब रखना चालू हुआ रहेगा. ग्रीक कल्चर की बात हो गई, रामायण में हम गए, महाभारत में हम गए, हम कौटिल्य से मिले, आते आते रास्ते में हम पैसियोली जी से मिले, हु इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. एंड देन वी अंडरस्टूड फाइनली अकाउंटिंग का मतलब क्या है. तो अकाउंटिंग इज हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना. किसका हिसाब किताब रखते हैं हम? तो वी अकाउंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग money or money's worth. And what is event? Event is result of transactions. And then finally AICPA की definition, American Institute of Certified Public Accountants की, and that definition is accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the business transactions and events in a systematic manner. Any problem guys? ये डेफिनेशन अभी तक मैंने समझा ही नहीं है, सिर्फ लिखा के दी है. आज का टाइम अपना खत्म हो गया है. अभी आप एक 15 मिनट का टी ब्रेक लो, और 4 बजे आपका लॉ का लेक्चर होगा. यू विल हैव लेक्चर ऑफ लॉ एट 4 o'clock. 15 मिनट का टी ब्रेक रहेगा. ठीक है, चलो सी यू टुमारो. थैंक यू.